तो बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होता है। स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ इसका। प्रूफ एक क्षेत्र की डेफिनेशन पता है किसी को क्या होती है? क्षेत्र की डेफिनेशन क्रम विनिमय और उसके अंदर इकाई सहित यानी तत्सम की अवयव और उसके बाद उसका प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। क्लियर है? और यही अगर मैं बात करता हूँ प्रांत की, तो प्रांत के अंदर क्या होता था? क्रम विनिमय होना चाहिए और तत्सम की, और फिर उसके बाद में वो क्या सॉरी शून्य भाजक रहित होना चाहिए। ठीक है, वो चीज थी। अभी हम लोग बात करें क्षेत्र की। मुझे क्षेत्र प्रूफ करना है। बोलना सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होता है। मैं लिख रहा हूं माना आर, यहां से लिख रहा हूं माना आर कोई परिमित क्रम विनिमय, परिमित क्रम विनिमय वाले है जो कि शून्य भाजक रहित भी है। शून्य भाजक रहित भी है। लैंग्वेज इतनी लिख रही है, ठीक है। अब आप लोग उसको बताना है कि क्षेत्र होता है, तो लिखूंगा अतः इस वलय आर को, इस वलय आर को क्षेत्र प्रूफ करने के लिए, फील्ड इसको प्रूफ करना है, तो क्षेत्र सिद्ध करने के लिए क्षेत्र की परिभाषा अनुसार, क्षेत्र की परिभाषा अनुसार हमें सिद्ध करना होगा कि क्या सिद्ध करना होगा? सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को सिद्ध करना होगा कि जो R है उसके अंदर इकाई अवयव विद्यमान है, यानी तत्सम की है। इकाई अवयव है, R में इकाई अवयव लिख दो, R में इकाई अवयव है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को प्रूफ करना होगा कि R में गुणन के संबंध में प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम संबंध में प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि योग में तो प्रतिलोम पहले होता है, तभी तो वलय है। ठीक है, आर को आप लोगों को गुणन के संबंध में प्रतिलोम विद्यमान है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो आर में सबसे पहले इकाई अवयव भी आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माना आर के कोई अवयव A0, A1, A2, A1 से मान लेते A1, A2, यहाँ से A1, A2, A3, डॉट 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 इस प्रकार है कि सभी अशून्य है, सभी अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। अशून्य अवयव मान के चलो, अशून्य यहाँ मत मानो, अशून्य दूसरा ले लेना। यहाँ अवयव लिख दो कि आर के कोई n अवयव, आर के कोई n अवयव A1, A2, A3 है, तथा आर का कोई अवयव x belongs to R इस प्रकार है कि x अशून्य अवयव है। इस प्रकार है कि x जो है एक अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। तब R बराबर मैं लिखूंगा पर A1 डॉट एक्स, A2 डॉट एक्स,
A3 डॉट एक्स कॉमा डॉट 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 ऑल विल बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से ये चल रहा है, बिलोंग्स टू आर मतलब सारे के सारे आर के ही क्या है, ये अवयव है। अब सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि, इधर देखना, अब हम सिद्ध करेंगे कि, अब हम सिद्ध करेंगे कि ये सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं, मतलब जितने भी अवयव बने सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। हम लोग ये प्रूफ करेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे ये सभी अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है। तो मैं लिखता हूं यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना। देखना ध्यान से बेटा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये सिद्ध कर रहा हूँ, आर के कोई अवयव मान लिए n अवयव a1 a2 a3 डॉट 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 है। आर का कोई अवयव x बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार के x जो अशून्य अवयव है, तब x r बराबर a1 डॉट x a2 डॉट x a3 डॉट x डॉट 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 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे ये जितने भी अवयव माने रहे ना आर के, ये सारे के सारे क्या है, अशून्य है। मींस क्या है ये, सॉरी अशून्य सॉरी, सभी अवयव क्या भिन्न भिन्न है, मतलब कोई भी दो अवयव समान नहीं है। ऐसा नहीं यहाँ दो आ गया तो एक और दो आ गया, ऐसा नहीं है। सारे के सारे अवयव क्या है, ये भिन्न भिन्न है, कोई भी अवयव क्या है, समान नहीं है। पहले तो वो प्रूफ करते हैं, तो वो प्रूफ करेंगे। तो ये यदि संभव हो तो माना, मैंने लिखा ai डॉट x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ aj डॉट x, मतलब x तो समान है लेकिन ai और ये aj मतलब दोनों अलग अलग अवयव लिए मैंने एक तरीके से, लेकिन इन दोनों को बराबर रख दिया मैंने। सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डॉट x और उधर लिख दिया मैंने 2 डॉट x। ठीक है, अब 3 डॉट x की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और 2 डॉट x, तो ये दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बराबर रखा है फिलहाल। तो ये बराबर नहीं है, ये आप लोगों को प्रूव करना है सबसे पहले कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। तो ai डॉट x और फिर लिख दिया मैंने aj डॉट x, वेयर जहां i इज नॉट इक्वल्स टू कितना है, j। i और j आपस में, ये और ये आपस में क्या इक्वल नहीं है। क्लियर? अब मैं इसके अंदर एक काम कर रहा हूं, इस वाले को इस तरफ लेके आ रहा हूं। ये लिखा हुआ है ai डॉट x माइनस aj डॉट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब ai डॉट x माइनस aj डॉट x, इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट x को बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन लेके, और ai माइनस aj यहाँ लिख रहा हूँ डॉट में कितना, x इज इक्वल टू कितना है, 0। अब इसी केस, ऐसा केस अगर कभी भी आता है तो आप लोगों को पता है ऐसे केस के अंदर क्या होगा, या तो ai माइनस aj इज इक्वल टू 0 होगा, यही होगा ना, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 होगा, कोई एक तो 0 के इक्वल होगा ही ना, या फिर x इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू कितना होगा, 0। लेकिन हम लोगों ने एक चीज माननी है पहले से ही, परंतु x एक अशून्य अवयव है। x क्या है, अशून्य अवयव। देखो मान के चल रहा था पहले ही में, एक x क्या है, अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। तो अगर x एक अशून्य अवयव है तो मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। x तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो मतलब 0 के इक्वल कौन होता, ai माइनस aj इज इक्वल टू 0 होगा। अतः क्या हुआ, ai माइनस aj, ये दोनों क्या हो गए, 0 के इक्वल हो गए, तो ai इज इक्वल टू वापस से क्या लिख सकता हूं मैं, aj। मतलब दोनों अलग अलग मान के चला था मैं, ai और aj, मतलब इन दोनों को अलग अलग मान के चला था। इट मींस i और j ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ai और aj दोनों आपस में इक्वल भी आ गए। ठीक है, और ये केस कब पॉसिबल है, जब i बराबर j हो। आप लोग क्या लिखोगे, अतः कोई दो अवयव समान नहीं है, कोई दो अवयव वो समान नहीं है, नहीं। ठीक है, इसके आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। अब पहला और दूसरा करें, इसको नोट करें। अब आप लोग इस पे आते हैं, हम लोग पहले तो कोई भी दो अवयव समान नहीं है, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब आर में इकाई अवयव है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, चूंकि आर के सभी अवयव भिन्न हैं, आर के सभी अवयव भिन्न हैं, आर के मैंने सारे अवयव क्या है, भिन्न लिए हैं। तो आर बराबर पहले तो a1 लिया था मैंने, a2 लिया था, फिर a3 और फिर डॉट डॉट करके कब एलिमेंट्स लिए थे, ये इक्वल ही हैं सारे। किसकी इक्वल है ये, a1 डॉट x। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि a1 डॉट x कर रहा हूं ना मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, a1 मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूं, a2 डॉट x कर रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई a2 मिल रहा है।
ऐसे ही मैं A3 डॉट एक्स कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, A3 मिल रहा है। इस तरीके से ये एलिमेंट है सारे। क्लियर है? इसका मतलब ये है। तो मैं लिख रहा हूं अब यदि स्मॉल x बिलोंग्स टू r, x जो है वो भी r में ही बिलोंग कर रहा है, तब किसी न किसी अवयव के लिए मैं लिखता हूं माना यहां पर एक अवयव मान लिया मैंने AL, ठीक है। AL को अगर मैं डॉट करूंगा किसके साथ में, x के साथ में, वापस से मुझे x मिल जाएगा। ऐसा क्यों? इधर देखना ध्यान से। A1 को डॉट कर रहा था x के साथ में, क्या मिल रहा है A1। A2 को डॉट किया x के साथ में, क्या मिल रहा था A2। A3 को डॉट किया x के साथ में, कितना मिल रहा था A3। ऐसे ही x जो है वो भी इसी में से कहीं ना कहीं से है, मतलब इसी के अंदर है x भी। तो इसी तरीके से अगर किसी ना किसी एक के साथ में डॉट बनाऊंगा x का, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, x भी मिलेगा। कोई ना कोई अवयव ऐसा होगा, वो अवयव कौन सा होगा ये नहीं पता, उसके लिए मैंने क्या मान लिया AL, ठीक है। कोई अवयव है जिसके लिए AL डॉट x करूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब मैं लिखता हूं चूंकि r क्रम विनिमय है, ये तो पहले ही बोल रखा वहां भाई, r क्या है, क्रम विनिमय है। तो r अगर क्रम विनिमय है तो मैं लिख सकता हूं AL डॉट x बराबर x डॉट AL, ये लिख सकता हूं मैं। इसको दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी दी अभी तक मैंने किसी को भी, तो ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AL डॉट x बराबर x, क्रम विनिमय तो x डॉट AL भी इसको मैं लिख सकता हूं। आगे चलते हैं। अब मैं लिखता हूं इसी प्रकार किसी अवयव स्मॉल y के लिए यदि जो स्मॉल y है वो बिलोंग कर रहा है R में, इधर देखना ध्यान से, स्मॉल y है वो भी बिलोंग कर रहा है R में, जैसे x बिलोंग कर रहा था ना R में, वैसे ही स्मॉल y भी बिलोंग कर रहा है R में, मतलब y यहां पर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब उसके लिए मैं मानता हूं, माना कोई अवयव ऐसा जरूर होगा, L माना था, यहां पर AM मान लो, AM डॉट y करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से y मिल जाएगा। मतलब ऐसा अवयव भी कोई ना कोई अवेलेबल होगा मेरे पास में कि AM डॉट y करा और मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और ये बात समझ में, आगे चलते हैं। ये AM डॉट y लिखा हुआ है, इसको मैं आगे यहां सोल्व करता हूं, ठीक है। इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना, AM डॉट y इज इक्वल टू AM डॉट y, ठीक है। अब मैं लिखता हूं AL की दोनों पक्षों में, AM डॉट x आएगा यहाँ पे, AM डॉट x आएगा यहाँ पे, y नहीं आएगा। x के साथ तो करवा रहे हैं अपन सबको, A1 डॉट x, A2 डॉट x, तब जाके अपनों को वही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो AM डॉट x करेंगे तभी तो y मिलेगा, AM डॉट x आएगा यहाँ पे। AL की दोनों पक्षों में संक्रिया से, मैं दोनों पक्षों में AL की संक्रिया करवा रहा हूं। अब ये AM डॉट x लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले तो मैं AL की संक्रिया करवा रहा हूं, तो यहां लिखूंगा y डॉट AL, क्या लिख रहा हूं मैं इसको, y डॉट AL लिख सकता हूं क्या, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं AL डॉट y, क्योंकि क्रम विनिमय आ रही, मैंने लिखा y डॉट AL लेकिन क्रम विनिमय तो है, तो AL डॉट y भी लिख सकता हूं। मैं इस तरफ वाली संक्रिया करवा रहा हूं, तो ये लिखा हुआ AM डॉट x और कितना आएगा यहाँ पर डॉट में कितना, A और L, इन दोनों को लेके चलेंगे, ये तो खाली लिख दिया मैंने AL डॉट y, ठीक है। यूं अब y डॉट AL, इसको तो एज इट इज चल लेता हूं, जैसे आप लोग यहाँ लेके चल रहा हूं मैं, कितना y, नहीं AL डॉट y को ले लो, यहाँ मैं लेके चल रहा हूं AL डॉट y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है AM डॉट x, AM को तो बाहर निकाल दिया, अंदर लिख दिया मैंने x डॉट कितना AL, x डॉट कितना आ गया AL, x डॉट AL अभी क्या आया था मेरे पास में, ये रहा x डॉट AL बराबर में कितना आ रहा है x, तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया AL डॉट y इज इक्वल टू कितना AM और डॉट में कितना x, कैसे कहां से लिखा मैंने, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या बस में। अब AM डॉट x का है, ये रहा AM डॉट x बराबर में कितना है y, तो AM डॉट x की जगह रख रहा हूं y, तो AL डॉट y इज इक्वल टू कितना आ गया y। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं AL की संक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ में, y के साथ, मुझे क्या मिल गया वापस से y। किसी अवयव की किसी तत्समक अवयव के साथ में अगर आप संक्रिया करवाते हो वापस से क्या मिलता है
अवयवी मिलता है क्या? किसी अवयव की तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करवाओ तो वापस से क्या मिलता है? वही अवयव मिल जाता है। मैंने y एलिमेंट की संक्रिया करवाई है किसी Al के साथ में, मुझे क्या मिल रहा है? वापस से y मिल रहा है। क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर भी तो हो गया था ये काम, तो Al डॉट एक्स बराबर में x, लेकिन वहां पर हम लोग सिर्फ ये अज्यूम कर रहे थे कि x ऐसा कोई ना कोई x मौजूद होगा। ठीक है, जब ये y के लिए भी मैंने प्रूफ किया है तब जाके मैं इसको मानूंगा कि ये तत्समक अवयव है। Al डॉट y के लिए वापस से क्या मिल रहा है मुझे? y, और Al को मैं x के साथ करवा रहा हूं तो भी मुझे x मिल रहा है। मतलब Al की संक्रिया जब मैं x के साथ करवा रहा हूं वापस से मुझे क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। और सेम टू सेम इस Al की संक्रिया y के साथ करवा रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है? y, मतलब वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है क्या? तो मतलब Al क्या हो जाएगा? एक तरीके से तत्समक अवयव हो गया। Al क्या हो गया? तत्समक अवयव हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः Al तत्समक अवयव होगा। Al तत्समक अवयव होगा तो आप लोग लिख देना, माना Al बराबर में 1 ले लिया मैंने इसको, Al बराबर में क्या मान लिया? 1। तो लास्ट में लिख देना अतः गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए R में इकाई अवयव है, R में इकाई अवयव उपस्थित है। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन सेकंड नंबर पे। R में R के गुणन संबंध में एक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं AL इज इक्वल टू 1, क्या लिखा हुआ है? चूंकि AL बिलोंग कर रहा है 1 से, तब माना कोई अवयव A बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, सॉरी 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, यहां लिखना 1 बिलोंग्स टू R, तब माना कोई अवयव A बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान है कि, विद्यमान है कि, इधर देखना, ओ 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। 1 बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। तो अगर मैं A का गुणा करवाता हूं, ठीक है, A का गुणा करवाता हूं x के साथ में, A डॉट x, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। मतलब A ऐसा अवयव है कि मैं x से गुणा करने पर क्या मिल रहा है मुझे? 1, क्योंकि 1 भी तो R में ही है, R के अवयव के बीच में से आ रहा है, तो A डॉट x किया तो मुझे क्या मिल गया? 1। और ये क्रम विनिमय है तो मैं इसको x डॉट A भी लिख सकता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चूंकि x एक स्वेच्छ अशून्य अवयव है, स्वेच्छ अशून्य अवयव, x तो मैंने माना है कोई अवयव है, ठीक है, x क्या है? एक स्वेच्छ अशून्य अवयव है। तो मैं a डॉट x कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? 1 1 क्या है यहां पर? तत्समक अवयव। तो मतलब अगर मैं किसी अवयव की किसी दूसरे अवयव से संक्रिया करवाऊं, मुझे मिल जाए तत्समक अवयव, तो वो जो अवयव होता है वो दूसरे अवयव का क्या होता है? प्रतिलोमित होता है। तो एक तरीके से मुझे तत्समक मिला तो a क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिलोम हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः a एक प्रतिलोम है, एक प्रतिलोमी अवयव है, एक प्रतिलोमी अवयव है। और अगर a एक प्रतिलोमी अवयव होगा, इसीलिए आप लोग क्या लिख दोगे? R एक क्षेत्र है, भले R एक क्या है? क्षेत्र है। R क्या हो जाएगा? क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र के लिए आप लोगों को 2 डेफिनेशन प्रूफ करनी थी, वो आप लोगों ने प्रूफ कर दी, ये आप लोगों की थ्योरम कंप्लीट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आएगी। चलिए नेक्स्ट आगे एक टॉपिक है पूर्णांकी प्रांत या क्षेत्र का विलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले इसकी डेफिनेशन। किसी पूर्णांकीय प्रांत, किसी पूर्णांकीय प्रांत I या क्षेत्र F का अभिलक्षण, क्षेत्र F का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n है, जिसके लिए n डॉट 1 इज इक्वल टू कितना हो? 0। मतलब किसी पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन, और उसके बाद में लिखा हुआ आपके पास में क्षेत्र F का क्या बोल रहा है ये? अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, जिसके लिए n डॉट 1 क्या है? इज इक्वल टू कितना है? 0 है।
ठीक है, n डॉट 1 इज इक्वल टू कितना आ जाए 0, तो उसको बोलेगा अभिलक्षण क्या है, वह न्यूनतम पूर्णांक n है। उसको अभी हम लोग यूज करेंगे आगे जाके। आगे चलते हैं। इसके बाद में यदि ऐसा कोई न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक उपस्थित न हो तो उसे शून्य अभिलक्षण कहा जाता है। शून्य कोटि है, शून्य या अनंत अभिलक्षण कहा जाता है। शून्य या अनंत अभिलक्षण कहा जाता है। अभिलक्षण कहा जाता है तथा ऐसे क्षेत्रों को मॉड्यूलर क्षेत्र भी कहते हैं। मॉड्यूलर क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहा जाता है या फिर क्षेत्र भी कहते हैं। करो इसको नोट, फिर इसके ऊपर एक थ्योरम करते हैं। थोड़ा सा इसको करेक्ट करना। तथा ऐसे क्षेत्रों को, ये इसके अंदर नहीं आएगा, इसको हटाना यहां से, इसके अंदर ये नहीं आएगा, इसको बोलते हैं फाइन। मतलब या लिख दो ऐसे क्षेत्र जो या फिर जिनका अभिलक्षण अशून्य हो, जिनका अभिलक्षण अशून्य हो, उन्हें मॉड्यूलर क्षेत्र कहा जाता है। मॉड्यूलर क्षेत्र कहा जाता है। मॉड्यूलर क्षेत्र कहा जाता है। अब करें नोटिस। तो थ्योरम नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय संख्या। ये अखंडनीय संख्या आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अभाज्य संख्या इसका मतलब, ठीक है। अखंडनीय संख्या मतलब अभाज्य संख्या, बस उसका बताने का मतलब लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। अखंडनीय मतलब अभाज्य संख्या है। तो प्रूफ देखना इसका, सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत या अभिलक्षण या तो शून्य है। मैंने लिखा माना डी कोई पूर्णांकीय प्रांत है। मैंने डी को मान लिया कि कोई डी है, डी जो है वो कोई पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। तथा a is not equals to 0, जहां a जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, d में। a is not equals to 0, जहां a जो है उसको बिलोंग करवाया गया है किसमें, d में। तो ये इधर लिख रहा हूं, यदि a की कोटि शून्य है, यदि a की कोटि शून्य है, इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू, अगर आपके पास में 0 है, a की कोटि शून्य है, ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितना है 0। तो अगर a की कोटि शून्य है तब d का अभिलक्षण शून्य होगा। d का जो अभिलक्षण होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तथा यदि a की कोटि परिमित है, a की कोटि क्या है, परिमित है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर है, परिमित है, तब d का अभिलक्षण p लिख दो यार। अब d का अभिलक्षण p दे रखा हूं, क्या वहां p होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ a बराबर में p हो। मैं लिखता हूं, अब हमें सिद्ध करना है कि देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहे हैं, पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण, ये रहा पूर्णांकीय प्रांत क्या है, d का अभिलक्षण p, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, अभिलक्षण या तो शून्य है या फिर अखंडनीय संख्या। तो सिद्ध करना है कि p एक अभाज्य संख्या है, p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभिलक्षण शून्य तो मैं कर चुका प्रूफ, उसको थोड़ा सा इधर कर दे, उससे कर, और थोड़ा सा उसको ऊपर कर दे, शटर
इस तरफ कर, इस तरफ, इधर और कर, थोड़ा सा ऊपर कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि अभिलक्षण 0 तो मैं प्रूफ कर चुका। अब बात करेंगे P एक अभाज्य संख्या, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चूंकि ऑर्डर ऑफ A बराबर में मैंने लिख दिया कितना, P। मैं लिखता हूं यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना, P के कोई दो गुणनखंड, P के कोई दो गुणनखंड P1 P2 है। मतलब मैंने इसके कोई दो फैक्टर मान लिए। अब वापस से वही बात आ गई, P एक जब अभाज्य संख्या, इसके दो गुणनखंड हो कैसे सकते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं फिर भी, ठीक है, कि P1 P2 इसके दो गुणनखंड है। अभी बीच में जाके अटक जाऊंगा, गलती का एहसास हो जाएगा और हो जाएगा सब कुछ प्रूफ। क्लियर है, तो P के कोई दो गुणनखंड मान लिए P1 P2 है, जहां आप लोग लिखना, जहां जो P1 होगा वो 1 से बड़ा होगा और P से छोटा, एंड P2 होगा वो भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और P से छोटा होगा। P1 1 से बड़ा होगा, P से छोटा, और P2 भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और P से छोटा। अब बात करता हूं आगे। चूंकि D एक पूर्णांकीय प्रांत है, चलो ये चीज बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं अपन आगे। चलो, तो D एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, अतः ये क्या होगा, शून्य भाजक रहित होगा। अतः शून्य भाजक रहित होगा, क्योंकि आप लोगों को पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन पता है, ये क्या होगा, शून्य भाजक रहित। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो a है वो तो 0 के इक्वल है ही नहीं। क्लियर है, तो अगर मैं a का गुणा करता हूं a के साथ में, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। a इज नॉट इक्वल्स टू 0, शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन क्या होती थी, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होता था, a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या होता था, 0। लेकिन अगर नॉट इक्वल्स टू है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a डॉट a इज नॉट इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार a स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि वी नो दैट शून्य भाजक या फिर पूर्णांकीय प्रांत की, शून्य भाजक मत लिखो, ओनली पूर्णांकीय प्रांत लिखो। पूर्णांकीय प्रांत के किन्हीं दो अवयवों की कोटि समान होती है, किन्हीं दो अवयवों की कोटि वो समान होती है, तो दो अवयवों की कोटि समान होती है, तो लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए बराबर, एक अवयव लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया, और बराबर में क्या दे रखा आपको p, ऑर्डर ऑफ ए बराबर में p दिया था ना अभी मैंने, ऑर्डर ऑफ ए बराबर p, और इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया, p। अब एक आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन लिखवाया था तो वहां पे लिखवाया था p अभिलक्षण, क्या लिखवाया था, p अभिलक्षण, वहां पे लिखवा देखना एक बार ध्यान से, सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन वही थी, p अभिलक्षण, उसके अंदर लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो ऐसा कुछ था वहां पे, देखना अभिलक्षण p था, ऐसा कुछ लिखवाया था। तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो ऐसा होता है तब क्या होता है, pa स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। चेक करो एक बार, क्या लिखवाया था, p वाले, हाँ वही वाले, क्या लिखवाया था p वाले के अंदर, a p के पावर p इज इक्वल टू क्या था, a था, ये था वहां पे, ये था a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू a, यही था क्या, या फिर p था a, और फिर pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0, ये वाला केस, तो ये वाला केस यहां लगा रहा हूं, pa स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ये ऑर्डर ऑफ a हो गया, ऑर्डर ऑफ a अगर p है, ऑर्डर ऑफ a मतलब एक पावर के अंदर है, तो pa स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ये चीज लेके चल रहा हूं मैं, pa स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0। अब p के दो गुणनखंड मैंने क्या मान रखे हैं, p1 p2, p के दो गुणनखंड क्या माने मैंने, p1 p2, तो p की जगह p1 p2 लिख सकता हूं, मैं लिख दिया p1 p2 और मल्टीप्लाई बाय क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब एक a को तो मैं p1 के साथ लिख रहा हूं और दूसरे वाले a को मैं p2 के साथ लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 0, p1a और p2a बराबर में कितना आ गया, 0। ये केस कब हो सकता है, यह है तभी संभव है तब या तो p1a बराबर में कितना हो, 0, या तो क्या हो, p1a बराबर में कितना हो, 0 हो। लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 मान रखा है क्या हम लोगों ने पहले ही, a इज नॉट इक्वल टू क्या मान रखा है, 0, और p1 को क्या मान रखा है, ये तो 1 से बड़ा होगा, p1 तो क्या होगा,
1 से बड़ा तो 0 होने का तो सवाल ही नहीं है, और p से छोटा होगा। भाई P1 तो मैंने माना है ना 1 से बड़ा होगा, p से छोटा होगा, तो ये तो 0 के इक्वल होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। और या फिर बात करेंगे P2 की, तो P2a = 0 है, तो यहाँ पर भी a ≠ 0, और P2 भी जो है वो भी सेम इसी तरीके से कंडीशन मान रखी है मैंने, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं 0, मतलब ये वाली कंडीशन बन ही नहीं सकती है, ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन अगर नहीं बन रही है तो आप लोग क्या लिखोगे, P1a = 0, P2a = 0 यहाँ पर आया आपके पास में, तो आप लोग लिखोगे इधर लिख देना P1a ≠ 0 एंड P2a also not equals to 0, P1a ≠ 0 है, P2a ≠ 0 है, और P1 P2 कितना आया था 0, P1a ≠ 0, P2a ≠ 0, बट Pa कितना है 0, P की वैल्यू कितनी P1 P2 ही है। ठीक है, इसको मैं आगे यहां लिख रहा हूं बॉक्स के अंदर आंसर इसका। ठीक है, तो लास्ट वाला आंसर मैं यहां लिख रहा हूं Pa = 0, P1a ≠ 0 और P2a = 0। इसका मतलब क्या, P का मतलब P1 P2a = 0, तो ये केस तो शून्य भाजक सही तो वाला केस हो गया। ठीक है, तो अतः यह शून्य भाजक सहित होगा, शून्य भाजक सहित होगा, और ये तो विरोधाभास हो गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, कंट्रोवर्शियल ये तो विरोधाभास है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः P एक अभाज्य संख्या है, P क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, करो नोट इसको कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय J बराबर m प्लस आयोटा n m n बिलोंग्स टू Z सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। ये बाकी बाद में देखेंगे, पहले तो वलय हम लोगों को प्रूफ करना है। वलय के लिए आप लोगों को 6 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। 6 प्रॉपर्टीज कौन सी, एक तो पहले तो द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए, वो उसके बाद में बात आएगी प्रॉपर्टीज। 6 प्रॉपर्टीज तो क्या क्या है इसके अंदर, योग के लिए साचर्यता, क्रम विनिमयता भी जल्दी तत्सम अवयव होना चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वलय की सारी डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है, सारी चीजें हम लोगों को प्रूफ करना है। पहले तो वो द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, मेन बात तो ये प्लस और डॉट क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया। तो अपन सबसे पहले द्विचर संक्रिया वाली बात करते हैं, बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे अपन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, स्टार्ट करते हैं पर इसका सॉल्यूशन। मैं लिखता हूं यहां पर गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय ये दे रखा है, गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय, गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय क्या दे रखा बेटा आप लोगों को, J = m प्लस आयोटा n सच दैट m, n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे माना, अज्यूम दैट m1 प्लस आयोटा n1 ये भी बिलोंग कर रहा है J में, एंड m2 प्लस आयोटा n2 ये भी बिलोंग कर रहा है J में, फॉर एवरी m1 m2, n1 n2 बिलोंग्स टू Z। Z मतलब यहाँ पर क्या चल रही है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, चल पूर्णांक यहाँ पर इंटीजर की फॉर्म में Z। तो m1 प्लस आयोटा n1 बिलोंग्स टू J, m2 प्लस आयोटा n2 बिलोंग्स टू J, फॉर एवरी m1 m2 n1 n2 बिलोंग्स टू क्या है, Z। ठीक है, ये पूर्णांक है। अब बात करते हैं आगे। भाई सबसे पहले आप लोगों को द्विचर संक्रिया प्रूफ करनी है, तो द्विचर संक्रिया प्रूफ करने के लिए पहले तो मैं योग के लिए करूंगा द्विचर संक्रिया प्रूफ। तो योग के करने के लिए मतलब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा पहले, आ रही है बात समझ में? मतलब पहले मैं प्लस के लिए इसको द्विचर संक्रिया प्रूफ करूंगा कि प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो उसके लिए पहले मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्लियर है? सो नाउ स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर m1 प्लस आयोटा n1 प्लस करेंगे इसको किससे, m2 प्लस आयोटा n2 से, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं। क्लियर है? जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो m1 प्लस m2 तो एक जगह आ जाएगा, m1 प्लस m2 रियल नंबर्स, और प्लस आयोटा n1 प्लस n2 ये एक जगह आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ा था। ये तो रियल नंबर, ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा के साथ वाला क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, और ये क्या होता है, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स वाली बुक हम लोग अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। तो m1 प्लस m2 और प्लस में कितना है, आयोटा n1 प्लस n2 मेरे पास में आ गया। अब मैं लिखता हूं चूंकि
आप लोगों ने अज्यूम किया बेटा m1 कोमा m2 सॉरी m1 कोमा m2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें J में। m1 कोमा m2 वो Z में बिलोंग कर रहा है, Z इसमें बिलोंग कर रहा है J के अंदर ही, तो मतलब m1 कोमा m2 बिलोंग कर रहा है किसमें J में। तो इसीलिए क्या लिखोगे आप लोग m1 प्लस m2 भी बिलोंग करेगा किसमें J में। एंड सेम टू सेम n1 कोमा n2 भी आप लोगों को बिलोंग कर रहा है J में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 भी बिलोंग करेगा किसमें J में। और ये अगर J के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर है, इसी में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने दो अवयव इसमें से उठाए, उन दोनों में कोई ऑपरेशन लगाया, वापस से J में ही मिल गया, तो मतलब ये प्लस के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन। आ रही बात समझ में? तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है जो समुच्चय J है, अतः समुच्चय J योग संक्रिया के लिए, मतलब प्लस संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए द्विचर है। क्या है? बाइनरी है, द्विचर है। ये तो प्लस के लिए तो बात होगी। अब मैं आगे बात करूंगा डॉट संक्रिया के लिए, डॉट ऑपरेशन। अभी तो प्लस ऑपरेशन को प्रूव किया है मैं, अब बात करेंगे अपन डॉट ऑपरेशन की। तो डॉट ऑपरेशन के लिए मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, क्या लिखा हुआ बेटा, m1 प्लस आयोटा n1, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बना रहा हूं किसका, m2 प्लस आयोटा n2 के साथ में। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई करो, m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, m1 m2, फिर m1 को आयोटा n2 से किया तो कितना आ जाएगा, प्लस का m1 आयोटा n2, ये आएगा क्या? क्लियर है? m1 m2 फिर m1 को इससे किया तो प्लस का m1 आयोटा n2, उसके बाद में आगे प्लस करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा n1 m2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस का n1 n2 लिख रहा हूं डायरेक्टली मैं। आ रही है हमारे पास समझ में? अब मैं क्या करूंगा, रियल नंबर्स को एक जगह कर दो और इमेजिनरी नंबर्स को एक जगह कर दो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर m1 प्लस आयोटा n1 डॉट m2 प्लस आयोटा n2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं रियल नंबर को एक जगह कर रहा हूं और इमेजिनरी नंबर को एक जगह कर रहा हूं। तो रियल नंबर्स m1 m2 एक तो, और n1 n2, इन दोनों को एक जगह रखता हूं, कितना, m1 m2 माइनस n1 n2, इन दोनों को तो रखेंगे अपन एक जगह पे क्योंकि ये रियल नंबर्स है। और इमेजिनरी नंबर्स में से आयोटा बाहर निकाल दो, आयोटा बाहर निकाल के मैंने लिख दिया m1 m2 और प्लस n1 m2। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, m1 m2 माइनस n1 n2, ये रियल नंबर्स को एक जगह रख दिया और फिर लगाया प्लस का साइन, आयोटा को बाहर कॉमन लिया, आयोटा बाहर कॉमन लेके हम लोगों ने क्या कर दिया, इमेजिनरी नंबर्स को एक जगह रख दिया। क्लियर है? सो नाउ बेटा m1 कोमा m2 कोमा n1 कोमा n2, ये सारे के सारे J में बिलोंग कर रहे हैं। आ रही है क्या बात समझ में? ये सब के सब क्या कर रहे हैं, J के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इन दोनों का गुणन, इन दोनों का गुणन, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस वाले तो पहले ही मैं प्रूफ कर चुका ना J में बिलोंग करेंगे, तो ये सारे के सारे किसमें बिलोंग करेंगे, ये J के अंदर बिलोंग करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखोगे, इसीलिए m1 m2 माइनस n1 n2 ये भी बिलोंग करेगा इसमें J में, एंड जो लिखा हुआ है m1 n2 प्लस n1 m2 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, J में। मतलब मैं दो एलिमेंट्स लेके चला था, m1 प्लस आयोटा n1 और m2 प्लस आयोटा n2। आ रही है बात समझ में? और इन दोनों के बीच में क्या लगाई है, डॉट संक्रिया लगवाई है, और डॉट संक्रिया लगवाने के बाद में भी मुझे वापस एलिमेंट कहीं में मिल रहे हैं, J में ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डॉट संक्रिया के लिए भी क्या है, द्विचर है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है समुच्चय J, समुच्चय J गुणन संक्रिया के लिए द्विचर है, गुणन संक्रिया के लिए द्विचर है, के लिए द्विचर है। आ रही है बात समझ में? इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो मैंने अभी J को द्विचर तो प्रूफ कर दिया, अब बात करते हैं अपन पहले गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय साहचर्य, सॉरी योग, और योग संक्रिया के लिए पहले तो क्रम विनिमय और साहचर्य ये प्रूफ करना है मुझे, और गुणन के लिए क्रम विनिमय साहचर्यता बंटन की सारी प्रूफ करने हैं मुझे एक बार। ठीक है, अब ये चीजें तो हम लोग जानते ही हैं। मैं लिखता हूं चूंकि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, 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 सम्मिश्र संख्याओं
का समुच्चय, जो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है वो क्या होता है, योग तथा गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या क्या है, ये साहचर्य है, साहचर्य कोमा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय तथा बंटनीय है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय योग तथा गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य, क्रम विनिमय तथा बंटनीय है। ये चीजें हम लोग पहले से जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम लोगों ने ये चीजें प्रूव कर दी है पहले से। क्लियर है? तो डायरेक्टली आप लोग ये चीज लिखोगे कि साहचर्य है, साहचर्य है, क्रम विनिमय तथा बंटनीय है। अब बात करते हैं अपन तत्समक अवयव की, इसकी तत्समक अवयव की। अब मैं लिखता हूं तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। चूंकि योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं की बात की जाए या फिर वास्तविक संख्याओं का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव 0 होता है, तत्समक अवयव 0 होता है। ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि योग संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं का अगर कोई भी तत्समक अवयव है तो वो कितना होता है, 0। रियल नंबर्स के जितने भी सेट होता है उनका जो सॉरी तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं चल रही है, क्या चल रही है, सम्मिश्र संख्याएं। तो अतः सम्मिश्र संख्याओं के लिए, सम्मिश्र संख्याओं के लिए यदि माना 0 प्लस आयोटा 0 कोई अवयव है, 0 प्लस आयोटा 0 कोई अवयव है। बेटा किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये हम लोग अच्छे से कॉम्प्लेक्स की बुक के अंदर पढ़ के आए हैं और छोटी क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं 0 को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 0 प्लस आयोटा 0, बात तो वही है ना, 0 ही है ना। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स के लिए तत्समक अवयव देखता हूं, योग के लिए, तो वो ऐसा कोई होगा 0 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब है तो 0 ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर इसी तरीके से लिखूंगा मैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, चूंकि आपके पास में जो अवयव है m प्लस आयोटा n, इस तरीके का अवयव बिलोंग कर रहा है किसमें, j में। तो इसी प्रकार मैं बात करूंगा यहां पर क्या, 0 प्लस आयोटा 0 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, j में। और 0 प्लस आयोटा 0 अगर j में बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या है, प्लस के लिए क्या है, ये तत्समक अवयव विद्यमान है। आप लोग क्या लिखोगे, अतः योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। अब बात सुनना मेरे ध्यान से, आप लोगों ने इसको योग संक्रिया के लिए क्या क्या चीजें प्रूव कर दी है। एक तो कर दिया साहचर्यता, एक हो चुका है क्रम विनिमयता, और एक क्या है, आप लोगों ने तत्समक अवयव भी प्रूव कर दिया। 3 चीजें तो ये हो गई। गुणन संक्रिया के लिए क्या क्या होता है, द्विचर तो वो पता ही है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने गुणन संक्रिया के लिए इसको बंटन भी प्रूव कर दिया है, क्लियर है। और गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य भी ये प्रूव हो चुका है, आ रही है बात समझ में। और पहले मतलब द्विचर हो चुका है, द्विचर हम लोगों ने इसको प्रूव किया है पहले ही। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम बाकी है। अभी योग के लिए एक बार प्रतिलोम और प्रूफ कर दो तभी हो जाएगा कि इसका मतलब आई मीन ये क्या है, वलय हो जाएगी। तो पहले योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम प्रूफ करो देखिए एक बार। तो मैं बात करता हूं प्रतिलोम का अस्तित्व। अभी तो गुणन संक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गुणन संक्रिया के लिए एक चीज प्रूफ कर चुका हूं, वो है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय अगर प्रूफ ना भी करूं ना अगर मैं गुणन संक्रिया के लिए, तो भी वलय तो होता ही है। आप लोगों ने वलय की डेफिनेशन पढ़ी है, क्रम विनिमय था उसके अंदर नहीं है डॉट के मतलब वलय की डेफिनेशन के अंदर, लेकिन मैंने क्रम विनिमय गुणन को पहले ही प्रूफ कर दिया है। आगे बात करते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व, इनवर्स का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। मैं लिखता हूं चूंकि, या फिर लिख दो माना
माइनस ए माइनस आयोटा बी कोई अवयव है, कोई अवयव है, ठीक है। माइनस ए माइनस आयोटा बी कोई अवयव है, चूंकि ए प्लस आयोटा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जे में। ए प्लस आयोटा बी किसमें बिलोंग कर रहा है, जे में। तो माइनस ए अतः है माइनस ए माइनस आयोटा बी भी बिलोंग करेगा किसमें, जे में। तो आप लोग देख सकते हो ये माइनस ए फिर माइनस आयोटा बी, एक तरीके से इसका क्या मिल रहा है, प्रतिलोमी तो है, क्लियर है। इसको इसकी संक्रिया करवाएंगे वापस से मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस आयोटा 0 मिलेगा, तत्सम अवयव तो मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसीलिए योग संक्रिया के लिए भी तत्सम अवयव विद्यमान है। आप लोग लास्ट में लिखोगे अतः योग संक्रिया का प्रतिलोम, प्रतिलोम जे में विद्यमान है। तो अब जो वलय की सारी डेफिनेशन है ना, वो तो आप लोगों की प्रूफ हो रही है। तो इसीलिए आप लोग क्या लिखोगे, अतः जे कोमा प्लस कोमा डॉट एक वलय है। ये तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, इसको एक वलय है, मतलब हम लोगों ने इसको रिंग तो प्रूफ कर दिया, क्लियर है। ये रिंग प्रूफ हो चुका है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको नोट करें पहले, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है कि ये वलय है। अब आगे वो बात कर रहा है क्या, पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या कहते हैं हम लोग कि गुणन संक्रिया, जो डॉट संक्रिया होती है ना, डॉट जो ऑपरेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय, तत्समकी और शून्य भाजक रहित होनी चाहिए, वो था पूर्णांकीय प्रांत। तो क्रम विनिमय तो है, गुणन संक्रिया को मैंने बता दिया क्रम विनिमय तो होती है, अभी मैंने लिखा था उसके अंदर। तो गुणन संक्रिया क्रम विनिमय तो है। अब आप लोगों को दो चीजें प्रूव करनी है, तत्समक मतलब इसका तत्समक अवयव विद्यमान हो, और एक क्या हो, शून्य भाजक रहित हो। ये दो चीजें हम लोग उसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। मैं लिखता हूं यहां पर, यहां a प्लस आयोटा b या फिर m प्लस आयोटा लिख दो, m प्लस आयोटा n बिलोंग्स टू j। चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट कि गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं का तत्समक अवयव बताएगा कोई कितना होता है। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, वास्तविक संख्याओं का एक होता है, एक होता है। इसीलिए आप लोग लिखोगे 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 0 बिलोंग्स टू जे, ये भी जे में बिलोंग करेगा। गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का तत्समक अवयव होगा, का तत्समक अवयव होगा। तो ये हो गया तत्समक अवयव, इसके लिए गुणन संक्रिया के लिए सम्मिश्र संख्याओं का एक तत्समक अवयव होगा। अरे बात समझ में। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः है जे, जो जे है मेरे पास में, जे कोमा प्लस कोमा डॉट, ये क्या हो गया मेरे पास में, क्रम विनिमय तत्समकी वलय है, क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। अब क्रम विनिमय तत्समकी वलय है, बस एक चीज और प्रूफ कर दो कि शून्य भाजक रहित भी है, इतनी जरूरत हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ करने के लिए करता हूं आगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो मैं यहां लिखता हूं क्रम विनिमय तत्समकी वलय, ये कंप्लीट है। चूंकि हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, बेटा ये चीजें अभी मैं लिखूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो हम लोग नहीं जानते, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली ये बात बोलने वाले हो, लेकिन ये चीजें प्रूफ है ऑलरेडी, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं के अंदर हम लोगों ने प्रूफ कर रखी है। क्या प्रूफ है, देखना कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, दो अशून्य, सॉरी यह लिखना, दो अशून्य जो नॉन जीरो हो, दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का, दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कभी शून्य नहीं होता है, कभी शून्य नहीं
होता है। दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल कभी भी शून्य नहीं होता है। दैट इज, अर्थात आप लोग लिखोगे जैसे आप लोग कोई दो संख्याएं मानते हो, मैंने मान लिया क्या a प्लस आयोटा बी डॉट c प्लस आयोटा d, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनका गुणन ये अशून्य है तो इनका गुणन कभी भी इक्वल टू शून्य नहीं होता है। और आप लोगों को पता है कि शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉट में सॉरी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, जीरो पढ़ते हैं, वहां पे इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः ये शून्य भाजक रहित नहीं होगा। क्या लिखोगे आप लोग, अतः जे शून्य भाजक रहित नहीं होगा, सॉरी शून्य भाजक रहित होगा, सहित नहीं होगा, शून्य भाजक रहित होगा। तो अगर ये शून्य भाजक रहित, सॉरी वापस से देखते हैं, शून्य भाजक सहित नहीं होगा, सॉरी ये जो है मतलब जे जो है वो शून्य भाजक सहित जो है वो नहीं होगा, क्योंकि शून्य भाजक सहित के अंदर केस क्या रहता था, a डॉट बी इज इक्वल टू कितना, जीरो, लेकिन रहित के अंदर क्या होता था, रहित के अंदर अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये वाला नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, ये चीज मैंने कल प्रूव करवाई थी एक थ्योरम के अंदर कि जैसे मेरे पास में a इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है या फिर b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप a डॉट b इज नॉट इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, या फिर a इज इक्वल टू जीरो हो, b इज इक्वल टू जीरो तब a डॉट b इज इक्वल टू जीरो है। तो ये दोनों केस किसके हैं, शून्य भाजक रहित के हैं। ठीक है, सहित के केस क्या है, a इज इक्वल टू जीरो हो, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पर a डॉट b इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये होता है शून्य भाजक सहित का केस। ठीक है, और यहां पर केस क्या है, ये वाला केस लग रहा है इसके अंदर, ये वाला केस कि ये वाला भी अशून्य अवयव है, मतलब ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इन दोनों का डॉट भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब क्या रहेगा, जे शून्य भाजक रहित होगा। और जे शून्य भाजक रहित होगा तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः जे कोमा प्लस कोमा डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है। एक क्या है, ये पूर्णांकीय प्रांत है, मतलब इंटीग्रल डोमेन है, एक पूर्णांकीय प्रांत है। ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। करो उसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहां तक कर दिया, इस क्वेश्चन को पूर्णांकीय प्रांत है तक कर दिया है। अब ये वाली चीज है, क्या यह एक क्षेत्र है, इसको बताना क्या एक फील्ड है। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब बात करेंगे अपन क्षेत्र की, तो अब क्षेत्र की बात करेंगे अगर, तो मुझे इसको क्षेत्र प्रूफ करना है। क्षेत्र प्रूफ करने का केस क्या होता है, सब कुछ पूर्णांकीय प्रांत की तरीके से चलता है, लेकिन इसके अंदर शून्य भाजक रहित वाला हटके क्या आ जाता है, प्रतिलोम आ जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रतिलोम वाली बात करेंगे अपन। शून्य भाजक रहित तो हट गया, अब आ जाएगा क्या, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम की बात करते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं यहां पर, माना किसी सम्मिश्र अवयव a प्लस आयोटा b इज नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 के लिए, 0 मतलब a प्लस आयोटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते अपन, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखते हैं ना। 0 प्लस आयोटा 0 के लिए कोई प्रतिलोमी अवयव या फिर प्रतिलोमी सम्मिश्र अवयव, प्रतिलोमी सम्मिश्र अवयव x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है। ठीक है, ये प्रतिलोमी अवयव मैंने मान लिया। तो अगर मैं बात करता हूं अतः, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बनाता हूं, a प्लस आयोटा b डॉट, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, x प्लस आयोटा y, तो इस इनवर्स एलिमेंट को इसके साथ लिख रहा हूं x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, अब बात सुनना ध्यान से, किसी अवयव का उसके इनवर्स के साथ में अगर कोई मैं ऑपरेशन करवाता हूं डॉट वाला, तो मुझे क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है क्या, और गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, a प्लस आयोटा 0, क्योंकि सम्मिश्र संख्या है तो 1 प्लस कितना आएगा, आयोटा 0। आ रही है बात समझ में। अब मैं इसको सोल्व करता हूं आगे। इस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ax, फिर a को आयोटा y से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, आयोटा ay, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का कितना हो जाएगा, आयोटा bx, फिर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का कितना, by इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस आयोटा 0। अब रियल नंबर को एक जगह लिख लो और आयोटा वाले नंबर्स को एक जगह लिख दो। तो रियल नंबर ax है और एक है by, तो इसको एक जगह लिख रहा हूं ax माइनस by, और प्लस आयोटा वाली टर्म जो है उसको एक जगह लिखो, आयोटा ay प्लस bx, या फिर bx प्लस ay लिख दो, bx प्लस
ए वाई, इसको एक जगह लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0। अब इसका वापस से क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन बाय कंपेयर। तो इसको कंपेयर करेंगे जैसे ही, तो ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास में 0। इतनी बात समझ में आ रही है? ax प्लस b, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसके अंदर मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, विलोपन विधि। इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं किससे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मैं a से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं b से। क्लियर है? तो ये वाले और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी ना, तो करते इसको, a को इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया a, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर x, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना आ जाएगा ए बी वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना है आपके पास में, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया a। इसको थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं अपन, ये वाले टर्म इस तरफ लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में क्या आ गया, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ गया a। अरे बस दोनों में से x कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में से x कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, ये x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार सिमिलरली आप लोग इस a की वैल्यू को या तो वहां रख के या फिर कैसे भी करके वैल्यू निकालोगे ना इसी तरीके से वैल्यू, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू मैच करना है राहुल, ठीक है। y इज इक्वल टू कितनी आएगी, माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x आ गया और ये y आ गया। आ रही बात समझ में, x और y मैंने दो चीजें निकाल दी। अब मैं बात करता हूं, माना एक बार इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 लेता हूं, b इज इक्वल टू लेता हूं 3। ध्यान दें, a इज इक्वल टू मैंने कितना लिया 2 और b इज इक्वल टू कितना 3। ये एक तरीके से इनवर्स एलिमेंट से आया है ना सारी की वैल्यूज। भाई ये x जो है एक तरीके से कहां है, ये x प्लस आयोटा y, ये पूरा इसका इनवर्स है, मतलब इस वाले अवयव का ये वाला इनवर्स है। क्लियर है? तो एक तरीके से मैं a की वैल्यू 2 रखता हूं, b की वैल्यू एक बार 3 रखता हूं। क्लियर है? इसके अंदर a की वैल्यू 2 रखता हूं, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू रखी 2 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, तो 2 अपॉन 13 आया मेरे पास में। तो मैंने लिया अगर a की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 13, मतलब a का इनवर्स क्या आ रहा है 2 अपॉन 13 आ रहा है। a का इनवर्स क्या आ रहा है 2 अपॉन 13, बट a तो a इज इक्वल टू, ये a तो बिलोंग कर रहा है किसमें, z में, क्योंकि 2 तो बिलोंग करता है ना z में। यहां लिख दो वेयर a, b बिलोंग्स टू क्या है z, तो a तो बिलोंग कर रहा है किसमें z में, लेकिन जो मेरे पास में इनवर्स आया है 2 अपॉन 13, क्या ये z में बिलोंग करता है क्या, भाई ये तो इंटीजर है ही नहीं ना, तो 2 अपॉन 3 तो 2 अपॉन 13 तो z में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो 2 अपॉन 13 अगर z में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मतलब इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से बात करता हूं इस वाले की, तो b की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूं तो x इक्वल टू यहां पे आएगा माइनस का 3 अपॉन में वापस से कितना आ जाएगा 13, और सेम वही बात आएगी कि b तो बिलोंग कर रहा है z में, लेकिन माइनस का 3 अपॉन 13 ये नॉट बिलोंग्स टू z होगा, तो ये इनवर्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है z में। तो अगर ये z में बिलोंग नहीं करे तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। अतः j का प्रतिलोमी अवयव विद्यमान नहीं होगा, मतलब इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्यमान नहीं होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे लास्ट में, अतः j प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है, मतलब ये फील्ड नहीं होगा, वलय होगा, प्रांत होगा, लेकिन ये क्षेत्र फील्ड जो है ये नहीं होगा। करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ क्वेश्चन से। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सिर्फ एक चीज आप लोगों को बतानी है, सबको एक एक रीजन बता देना। एक वलय जो पूर्णांकीय प्रांत न हो, एक ऐसा वलय जो कि क्या हो, पूर्णांकीय प्रांत न हो, ऐसा रिंग जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं हो। तो एक वलय ऐसा जो पूर्णांकीय प्रांत ना हो, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का,
फर्स्ट वाले का आंसर होगा सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय z लिख दो जैसे आप लोग, z एक ऐसा वलय है जो पूर्णांकीय प्रांत न हो, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, अर्थात पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि शून्य भाजक सहित है, अर्थात शून्य भाजक सहित है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब इसको थोड़ा करेक्ट करना, सम पूर्णांकों का समुच्चय z एक ऐसा वलय है जो पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, अर्थात शून्य भाजक रहित तो है, ये रहित है, परंतु इसमें गुणन संक्रिया के लिए जो मल्टीपल वाली ऑपरेशन होती है ना, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो विद्यमान नहीं है। कैसे भाई, पूर्णांक है, सपोज दैट आपके पास में कोई नंबर है 2, तो 2 का इनवर्स क्या लूंगा 1/2, भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 1 आएगा ना, क्लियर है। लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं है। जैसे 5 लेता हूं, 5 का इनवर्स क्या होता है 1/5, 5 तो पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन 1/5 इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये प्रांत नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, एक पूर्णांकीय प्रांत जो क्षेत्र ना हो, आप लोग डायरेक्ट लिख देना कि एक पूर्णांकीय प्रांत क्या z प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है। ये चीज हम लोगों ने बेटा प्रूफ की है, क्षेत्र नहीं है। ये थ्योरम देख लेना आप लोगों ने, जिस भी थ्योरम में इसको आप लोगों ने प्रूफ किया होगा, z प्लस डॉट ये पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन एक क्षेत्र नहीं है। बात वही आ जाएगी कि क्षेत्र के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, प्रतिलोम चाहिए होता है। अरे आ रही बात समझ में, प्रतिलोम अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इसका प्रतिलोम को देखोगे आप लोग, तो प्रतिलोम जैसे 2 का प्रतिलोम क्या होता है 1/2, 2 का प्रतिलोम क्या होता है 1/2, तो 2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है z में, लेकिन 1/2 उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और इसके लिए गुणन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, हाँ तत्समक विद्यमान नहीं है, अवयव को जरूरी नहीं है। इसके लिए गुणन के लिए जो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, उसको थोड़ा सा मैंने इसको गलत बता दिया था, वो प्रतिलोम की बात कर दी थी मैंने, 2 का प्रतिलोम होता है 1/2। इसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, मींस गुणन के लिए तत्समक अवयव कितना होता है 1, और समुच्चय को किसका है ये सम पूर्णांकों का। तो अगर नंबर ही सारे इवन आ रहे तो 1 तो आ ही नहीं सकता ना, तो 1 इसके अंदर तत्समक अवयव नहीं होगा, तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होगा प्रांत नहीं होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर बोल रहे पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन बात करते हैं z की, तो प्रतिलोम इसके अंदर कैसे हो सकता है 1, तो आप लोग बोलोगे सर 1 तो अवेलेबल है, 1 का तो प्रतिलोम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 3 का प्रतिलोम क्या होता है 1/3, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके बनाएगा, लेकिन 3 तो बिलोंग कर रहा है z में, लेकिन 1/3 साइड में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एग्जांपल हो गया सेकंड वाले का। सेकंड वाला जो है आप लोगों ने प्रूफ किया है, एक बार थ्योरम पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन। थर्ड नंबर बोल रहा है एक वलय जिसमें शून्य के भाजक हो, शून्य भाजक हो मतलब शून्य भाजक सहित हो। अरे ये बात समझ में, शून्य भाजक सहित का केस क्या था कि a is not equals to 0, b is not equals to 0, उसके बाद में a dot b is equals to 0 होना चाहिए। ये था शून्य भाजक सहित का केस। तो शून्य भाजक सहित के लिए मैं मान रहा हूं, माना कोई 2x2 का अवयव, 2x2 का मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं, 2x2 का मैट्रिक्स क्या मान रहा हूं a बराबर, एक तो a तो ले लिया मैंने कितना, यहां लिया 1 0 0 0, एंड b ले लिया मैंने यहां पर कितना 0 1 0 0। आप लोग कोई और भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हो, क्लियर है। यहां पर देख रहे हो a जो है मैट्रिक्स 0 नहीं है, यहां पर एक तो एलिमेंट है ना 1, और इधर b जो है वो भी क्या है 0 नहीं है। आप लोग लिख दोगे फॉर एवरी a is not equals to 0 and b is not equals to 0, दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। अब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट बनाता हूं, एक बार a डॉट b करता हूं, a डॉट b करता हूं, तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 0, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया पूरा 0। फिर 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर ये भी 0 हो गया, और सेम टू सेम ये भी 0 और ये भी 0 हो गया।
तो आप लोगों के पास में क्या है, मैट्रिक्स आई 0 0 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गई एक तरीके से। तो a डॉट b इक्वल टू कितना आ रहा है 0, मतलब आप लोग लेके कंडीशन क्या लेके चले थे, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया, a डॉट b इक्वल टू 0। तो मतलब ये वाले जो केस होगा तो क्या होगा, ऐसा वाले होगा जिसमें शून्य के भाजक होंगे। ये क्या होगा, शून्य के भाजक इसमें होंगे। एक सेकंड से करो उस नोट। नेक्स्ट है आगे फोर्थ नंबर, तीन हम लोगों ने प्रूफ किए, एग्जांपल लिखे हैं तीनों के। फोर्थ है एक क्रम विनिमय वलय जिसमें इकाई हो। तो एक क्रम विनिमय वलय मैं लिखता हूं यहां समुच्चय लिखता हूं कितना, z कोमा प्लस कोमा डॉट, एक क्रम विनिमय वलय है, एक क्रम विनिमय वलय। क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा कि पूर्णांकों के लिए क्या होता है, योग संक्रिया के लिए और डॉट संक्रिया के लिए साचर्य क्रम विनिमय सारे के सारे पालन करते हैं। सारी चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो क्रम विनिमय तो है ये। अब इसमें क्या बोला है, इकाई हो मतलब तत्सम अवयव हो। तो z क्या है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसके अंदर एक भी तो होगा डेफिनेटली, तो वो भी तो वन भी तो बिलोंग करेगा z में, तो मतलब इसमें इकाई अवयव भी होंगे, इसमें इकाई भी होगा। ठीक है, इकाई अवयव विद्यमान होगा तो ये खत्म है। ठीक है बात। अब बात करते हैं अपन 5वें नंबर पे। छोटे छोटे से क्वेश्चंस है और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। एक क्षेत्र जिसका अभिलक्षण क्या हो, शून्य हो, ऐसा क्षेत्र जिसका अभिलक्षण शून्य हो। तो ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, क्या लिख रहा हूं मैं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय एक ऐसा क्षेत्र होगा, जिसका अभिलक्षण क्या होगा, शून्य होगा, जिसका अभिलक्षण शून्य होगा। अर्थात ऐसा ये चीज याद रखनी है, ऐसा कोई n विद्यमान नहीं होगा जिसके लिए, यानी जहां n डॉट 1 बराबर में कितना हो, 0। क्लियर है, तो ऐसा कोई n विद्यमान यहां पर नहीं होगा। छठे नंबर पे बात करते हैं, एक ऐसा वलय जिसका अभिलक्षण 2 हो, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 होनी चाहिए 2। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख देना z2 कोमा प्लस 2 कोमा डॉट 2, मतलब इसके अंदर मॉड्यूलो योग मॉड्यूलो लगे वो भी 2, डॉट मॉड्यूलो लगे वो भी 2, और z के अंदर एलिमेंट भी कितने हो, 2। तो मतलब इसको बोलेंगे इसका अभिलक्षण कितना होगा, शून्य होगा। तो इस समुच्चय का अभिलक्षण कितना होगा, 2 होगा। इस समुच्चय का अभिलक्षण, अगर 3 पूछा तो यहाँ पे 3 3 3 कर देते, 4 पूछा तो 4 4 4 कर देते। ठीक है, इस समुच्चय का जो अभिलक्षण होगा वो कितना होगा, 2 होगा, अभिलक्षण 2 होगा। करो इसको, ये कंप्लीट आप लोगों का एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए a स्क्वायर बराबर a हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए a स्क्वायर बराबर a सही है, मतलब ये प्रूफ करा हुआ है a स्क्वायर बराबर a, मतलब सक्षम है। सक्षम की डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोग, देख लो। तो सही है तो सिद्ध करें a प्लस a बराबर 0 फॉर एवरी a स्मॉल a बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले ये वाला प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट नंबर पे प्रूफ है a प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है, यहां पर है माना स्मॉल a जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। स्मॉल a बिलोंग्स टू क्या है, r। अगर a को रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इस रियल नंबर को रियल नंबर से प्लस करेंगे तो वापस से रियल नंबर में आएगा। a प्लस a करूंगा तो भी क्या मिलेगा, मुझे रियल नंबर ही मिलेगा कोई ना कोई। ठीक है, मुझे बताना है a प्लस a बराबर 0। सो नाउ अगर मैं यहां पर इस a प्लस a का स्क्वायर करता हूं, a प्लस a का क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो वापस से मुझे a प्लस a मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है a स्क्वायर भी a के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा। क्लियर है क्या, इस स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, a प्लस a डॉट a प्लस a। आ रही है बात समझ में, और इसी इक्वल टू लिखा हुआ बेटा कितना, a प्लस a। अब इसके अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, फिर आएगा बीच में प्लस, फिर इसको a को, फिर a स्क्वायर, सेम टू सेम सबके अंदर a स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना चल रहा है, a प्लस a चल रहा है। a स्क्वायर बराबर में कितना है, a, तो यहां पर लिख दिया a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर में लिखा हुआ है a प्लस a। आ रही है बात समझ में, इसको a प्लस a को ब्रैकेट में दो, एक ब्रैकेट इसको दे दो।
अब मैं लिख रहा हूँ आगे a प्लस ए, फिर लिखा हुआ प्लस a प्लस ए इज इक्वल टू, ये लिख दिया a प्लस 0, क्या हुआ बेटा स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर में कितना हो गया a, फिर a नहीं लिख रहा मैं 4a उसको, तो प्रूफ करना उसके हिसाब से चलो ना, क्यों तो क्या 4a नहीं लिखना मुझे, a प्लस ए और प्लस a प्लस ए और उधर लिखा हुआ कितना a प्लस ए, ठीक है। अब a प्लस ए मैंने प्लस 0 लिख दिया क्योंकि जीरो क्या होता है योग के लिए तत्सम का क्या होता है, तो मैंने a प्लस 0 लिख दिया, वापस आएगा तो a प्लस ए ही आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, मैं लगाता हूं इसके अंदर वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम, देखो इधर वाम निरसन नियम से ये वाला a प्लस ए, ये वाला a प्लस ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में a प्लस ए बराबर में कितना 0, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। अरे क्लियर है, a प्लस ए बराबर में कितना आ गया 0 फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू r, ये तो फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ। बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाला बोल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 0 अगर हो तो आपको प्रूफ करना है a बराबर में कितना b। तो मैं स्टार्ट करता हूं, माना दोनों ही a b दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें r में, और आप लोग को गिवन क्या है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 0, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 0। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ a प्लस बी इक्वल टू 0 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस ए, 0 की जगह a प्लस ए लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया a प्लस ए। अब इसके अंदर लगा रहा हूं मैं वापस से वाम निरसन नियम, नहीं वाम नहीं, a बराबर में b प्रूफ करना है ना, तो वो a से कट जाएगा ना, केवल a से, हाँ बात तो ये वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम, तो इसके अंदर वाम निरसन नियम लगाओ तो a से कैंसिल आउट हो गया, b बराबर में कितना आ गया a, तो a बराबर b बराबर बात है क्लियर है, ये हो गया थ्योरम नंबर सेकंड प्रूफ। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर बोल रहा है कि r एक क्रम विनिमेय है, r क्या होना चाहिए एक क्रम विनिमेय है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, माना क्रम विनिमेय के लिए कम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट होने चाहिए, a b बिलोंग्स टू क्या है r, a और b दोनों क्या कर रहे हैं r में बिलोंग कर रहे हैं, तो मैंने लिखा कितना a प्लस b, भाई a b बिलोंग कर रहा है r में, तो मैं लिख रहा हूं a प्लस b का स्क्वायर जो होगा वो भी a प्लस b के इक्वल हो जाएगा क्या, अरे बात मुझे क्रम विनिमेय इसको बताना है, लेकिन a प्लस b का स्क्वायर a प्लस b के इक्वल ही तो जाएगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर बराबर में कितना है a, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाता हूं, कितना लगा रहा हूं a प्लस b डॉट यहां भी किया कितना a प्लस b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है a प्लस b, अरे बात समझ में। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई करके कितना है a स्क्वायर, फिर a को b से किया तो प्लस का कितना आ जाएगा ab, फिर डॉट में सॉरी प्लस में कितना आ जाएगा ba, और फिर प्लस में कितना आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस b। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू a है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b भी होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया प्लस ab प्लस ba और प्लस ये कितना हो गया b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है a प्लस b। अब इसके अंदर लगा रहा हूं मैं वाम निरसन नियम, फिर से वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, देखना ध्यान से, वाम निरसन नियम से ये वाला a और ये वाला a दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या ab प्लस ba प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया b, अरे बात समझ में। अब यहां पर मैं आगे लिख रहा हूं ab प्लस ba प्लस b इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं b प्लस 0 लिख सकते हैं ना, इसके अंदर 0 प्लस b लिख दूं, बात तो वही है क्योंकि 0 क्या है तत्सम का भी है, 0 प्लस b लिख दिया। अब इसके अंदर लगा रहा हूं दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लो, तो दक्षिण निरसन नियम राइट कैंसिलेशन लो लगाओ तो b से b क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास में a डॉट b प्लस b डॉट a इज इक्वल टू कितना बच गया ओनली 0 बच गया, और अब a डॉट b प्लस b डॉट a इज इक्वल टू कितना आ गया 0। आप लोग एक चीज देखना यहाँ पे, अगर a प्लस b बराबर 0 था तो क्या था a बराबर b, ये प्रूफ कर चुके हैं ना, तो ab प्लस ba, भाई a की जगह क्या आ गया इस बार ab, b की जगह क्या आ गया ba बराबर में 0, तो मतलब ab बराबर ba होगा फिर तो, क्लियर है। तो मैं लिखता हूं स्टेटमेंट 2 से बाय सेकंड, स्टेटमेंट 2 से क्या हो जाएगा ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ba, ab और b आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने लिखा ab प्लस ba के इक्वल के अंदर इस ab की जगह भी ba लिख सकता हूं, ba प्लस कितना ba, तो ba से ba कैंसिल आउट हो गया निरसन नियम से, ab इज इक्वल टू आ गया ba, यहां जाएगा लिख देता हूं ab इज इक्वल टू कितना आ गया ba, तो मतलब ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव, क्लियर है, नोट करें ये कंप्लीट आप लोगों को एग्जांपल 9।